वेलकम अगेन विद्यार्थी मित्रों। मैं बी डी सिंह फ्रॉम विवेकानंद विद्यालय। आज आपको जीव विज्ञान कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 8 कोशिका रचना के बारे में समझाऊंगा। यहाँ पर इससे पहले लेक्चर में मैंने कोशिका रस पटल से संलग्न अंगिकाओं के बारे में आपको समझाया था। कुछ अंगिकाएँ बाकी हैं जो मुक्त रूप से जीव रस में पाई जाती हैं, जो पटल के साथ या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी हुई नहीं होती। सबसे पहले यहाँ अंगिका है सूत्रकणिका। सूत्रकणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इनको कणाभ सूत्र भी कहा जाता है। कणाभ सूत्र, कण के समान सूत्र। सूक्ष्मदर्शक यंत्र में इनको अभिरंजित कर आसानी से देखा जा सकता है। इनका आकार देखें तो जूते के आकार का, तस्तरीनुमा, बेलनाकार, इस तरह का जूते के आकार का। संख्या देखें तो कार्य की रचना पर निर्भर करती है। कुछ कोशिकाओं में बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं, कुछ कोशिकाओं में बहुत कम पाई जाती हैं, कुछ में अनुपस्थित होती हैं। इस तरह से अलग अलग कोशिकाओं में कार्यानुसार इनकी संख्या होती है। क्लोरेला नामक एल्गाई शैवाल में एक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं की अपेक्षा पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है, क्योंकि प्राणियों में कार्य ज़्यादा होता है, वनस्पतियों में कार्य की कम जरूरत पड़ती है। सर्वाधिक संख्या पक्षियों की उड्डयन पेशी, यानी जो उड़ने में सहायक होती हैं पेशियाँ पंख के पास, उनके अंदर सर्वाधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। कोशिका में आई सभी माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोम कहते हैं, यानी सामूहिक रूप से कॉन्ड्रियोम कहते हैं। यह कोशिका का शक्ति घर है, पावर हाउस ऑफ सेल। पूरी सेल को शक्ति प्रदान करने का काम करते होने के कारण इसका नाम पावर हाउस रखा गया है। यह कोशिका का अंतः सहजीवी भी है। इसमें यहाँ पर मैंने कुछ नीट के पॉइंट भी जॉइंट कर दिए हैं, जो तुम्हारे आगे स्टडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात करें इसकी रचना की, संरचना। अगर संरचना को देखना हो तो कोशिका को हम जेनस ग्रीन बी द्वारा अभिरंजित करने पर यह देखी जा सकती है। यह दोहरी कला से घिरी रचना है। बाह्य आवरण फॉस्फोलिपिड व कोलेस्ट्रॉल का बना होता है। अंतः आवरण यह कम मात्रा में पाया जाता है। आंतरिक झिल्ली में प्रोटीन अधिक होती है। आंतरिक झिल्ली भीतर की ओर विभाजित करते हुए वलित होकर किस्टी बनाती है, यानी कि अंदर की जो सरफेस होती है, अंदर की सरफेस इस तरह से अंदर की तरफ वलन करके वलित हो जाती है, इस तरह से फोल्ड्स बना लेती है, और ये फोल्ड्स किस्ट्री कहलाते हैं। आंतरिक झिल्ली पर अनेक इलेक्ट्रॉन वाहक साइटोक्रोम पाए जाते हैं, जो ETS बनाते हैं, जो F0 और F बनकर के रूप में यहाँ पर देखिए ETS बनाते हैं। आंतरिक झिल्ली में इसके P1 हेड पार्टिकल्स, जिनको ऑक्सीसोम F0 से F1 कण के रूप में कहे जाते हैं, हेड F1 और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ATP के रूप में बनाया जाता है। मैट्रिक्स में क्रेब चक्र के लिए एंजाइम पाए जाते हैं, और प्रोटीन संश्लेषण उपकरण 70S रिबोसोम द्वारा होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। इस तरह के DNA और कुछ RNA एवं एंजाइम भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। अर्धस्वायत्त मतलब ये अपना काम स्वयं करती है। अगर इनके अंदर आया हुआ DNA बनाना हो तो खुद बना लेती हैं, इनके अंदर प्रोटीन बनानी हो तो ये खुद बना लेती हैं। इसलिए कुछ कार्य स्वयं करने की इनमें क्षमता पाई जाती है। कोशिका विभाजन के समय भी ये विभाजित होकर के नई माइटोकॉन्ड्रिया बना लेती हैं। दूसरी बात करें इनके मैट्रिक्स की और स्टडी की। मैट्रिक्स में एक द्विरज्जु की वृत्ताकार नग्न DNA पाया जाता है, बैक्टीरिया के जैसा नग्न DNA, जो कोशिका में आए कुल DNA का 1% होता है। इसके अलावा DNA रेप्लिकेशन तथा ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम
DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज आदि भी पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। यानी कि ये अपना खुद का कार्य खुद कर लेती है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर यहाँ पर ये F1 कण दिखाई दे रहे हैं, F0 F1 कण, ये किस्ट्री है और किस्ट्री के ऊपर यहाँ ये पूरा का पूरा भाग है, ये बाहर की रचना है, बाहर की सतह पर यहाँ रिबोसोम लगे रहते हैं इसके ऊपर। ये द्विस्तरीय वलय का झिल्ली है, ये देखो द्विस्तरीय रचना दिखाई दे रही है। इसका कार्य इम्पोर्टेंट है, इसका कार्य है कोशिका में ऑक्सीकरण की क्रिया कर ATP निर्माण करना, इसलिए इसे शक्ति घर कहते हैं। इसी वजह से ATP निर्माण करने के कारण इसे शक्ति घर कहा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट जो अंगिका है वो है लवक, प्लास्टिड्स। स्थान इनका सभी पादप कोशिकाओं एवं कुछ प्रोटोजोआ, यूग्लिना, एग्जाम्पल यूग्लिना में इन्हें सूक्ष्मदर्शक द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, इन्हें अलग अलग रंग और स्वरूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं खास: वर्णी लवक, हरित लवक और अवर्णी लवक। वर्णी, अवर्णी और हरित लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ऐसे 3 इंग्लिश के नाम हैं। बात सबसे पहले करें वर्णी लवक की, क्रोमोप्लास्ट की। इसमें वसा विलेय कैरोटीनॉइड वर्णक जैसे कैरोटीन, जेंथोफिल व अन्य द्रव्य मिलते हैं। यानी हम ये बात करें ब्लास्टिड्स की, जो खास करके वनस्पति की पत्तियों में पाए जाते हैं। वनस्पति की पत्तियों, फलों, पुष्पों के रंग को प्रदर्शित करने वाले ये लवक वनस्पति में अलग अलग कलर प्रदान करते हैं, जिनमें कि आय द्रव्य जो भी मैंने बताए, कैरोटीनॉइड वर्णक, कैरोटीन, जेंथोफिल आदि के रूप में ये वर्णी लवक है, कलर्ड, जो खास करके वनस्पति को कलर प्रदान करते हैं। फ्रूट्स को और फ्लावर्स को, कुछ पत्तियों को अलग अलग तरह के कलर प्रदान करते हैं। टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? क्योंकि क्रोमोप्लास्ट वर्णक लाइकोपीन होता है इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइकोपीन नामक द्रव्य होता है जो टमाटर को लाल रंग प्रदान करता है। पेटल्स यानी कि वनस्पति पुष्प की पंखुड़ियाँ, कोशिका रस में उपस्थित एंथोसाइनिन जवाबदार होता है। अलग अलग तरह के कलर इसमें इसी वजह से पाए जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हरित लवक की बात करें तो हरित लवक ग्रीन कलर के होते हैं। इनमें पर्णहरित एवं कैरोटीनॉइड वर्णक मिलते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए आवश्यक हैं, जिनका अध्ययन अगले चैप्टर में आप क्लोरोफिल के कार्य, उनकी द्वारा उत्पन्न खुराक इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। ये वनस्पति की हरी पत्तियों में, हरे भागों में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए जवाबदार हैं। तीसरे हैं अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। ये भिन्न भिन्न आकार के रंगहीन लवक हैं, इनमें रंग नहीं पाए जाते। जैसे टमाटर जब कच्चा होता है, आलू भी और अन्य दूसरे अभी बताते, इनमें रंग नहीं पाए जाते। सबसे पहले यहाँ पर मंड लवक की बात करें, यानी एमाइलोप्लास्ट, स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जैसे कि आलू के अंदर। तेल लवक जो ऑयल के रूप में पाए जाते हैं, वसा के रूप में भंडारण होता है, मूंगफली, सरसों इत्यादि। और प्रोटीन लवक जो प्रोटीन का भंडारण करते हैं, जैसे दालों के अंदर। तो यानी तीनों प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, तीनों प्रकार के भंडारण को करने के लिए अवर्णी लवक आए होते हैं, जो कोशिकाओं में इन द्रव्यों को भर करके संरक्षित करते हैं। यहाँ विस्तार में देखें हरित लवक की संरचना, आकृति और आकार। हरित लवक जो मैंने अभी ऊपर बताया था, उसकी विस्तार में रचना यहाँ पर। स्थान पर्ण मध्योतक में, पर्ण मध्योतक मतलब पर्ण की अंदर की रचना में। जैसे यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, तो ये पर्ण है, पर्ण के अंदर यहाँ एपिथीलियम, ये ऊपर की लेयर है। ये ऊपर की लेयर की बात कर रहा हूँ, बात केवल। ये हरित लवक, ये कोशिकाएं हैं। ये पर्ण है, ये पर्ण मध्योतक है। और पर्ण मध्योतक के अंदर यहाँ पर ये डॉट के रूप में ये कण पाए जाते हैं। ये कोशिका है, कोशिका में ये हरित लवक है, और ये हरित लवक एक यहाँ पर पूरा दिखाया गया है, ये वाला। यहाँ इनके स्थान की बात करें तो पर्ण मध्योतक में संख्या की बात करें तो क्लोमोडोमोनास हरित लवक की संख्या, हरित शैवाल है जो,
उसमें 1 पाई जाती है। अन्य में जो वनस्पतियाँ हैं खास करके उनमें 20 से 40 प्रति कोशिका हो सकते हैं। एक कोशिका में 20 से 40 ऐसे कण हो सकते हैं। एक कोशिका के अंदर ये देखिए संख्या, ये संख्या जो दिखाई गई है वो 20 से 40 तक हो सकती है। आकार इनका लेंस के आकार का, अंडाकार, गोलाकार, चक्रीय, फीते के आकार आदि विभिन्न विभिन्न प्रकार के ये होते हैं। लंबाई इनकी हरितकण की 5 से 10 माइक्रोमीटर और चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर होती है। इस तरह की संरचना होती है इनकी। ये देखिए पूरा का पूरा एक हरितकण है जो कोशिका के अंदर ये लगे हुए हैं। इनकी संरचना में यहाँ देखिए इसकी भी दोहरी दीवार है, जैसे कणाव सूत्र की थी उसी तरह से इसकी भी डबल लेयर्ड है। दोहरी कला में रचना, ये बाहरी कला, ये अंदर कला। इसके अंदर 2 भाग होते हैं। रेड कलर का पूरा ग्रेना है और बाकी का पूरा प्लाज्मा जो होता है वो स्ट्रोमा कहलाता है। ग्रेनम, पूरे को ग्रेनम कहते हैं एक संरचना को। और इनमें से भी एक संरचना देखें, एक गोलाकार रचना को देखें तो उसे थाइलेकॉइड कहते हैं। इसके अलावा स्टार्च कण, रिबोसोम इत्यादि भी पाए जाते हैं इसमें। यह दोहरी कलामय रचना है। अंतर्भागों को पीठिका स्ट्रोमा कहते हैं, बाकी के भाग को पटल में ग्रेना कहते हैं। स्ट्रोमा में थाइलेकॉइड पाए जाते हैं, यानी स्ट्रोमा के अंदर ये थाइलेकॉइड अलग अलग पड़े होते हैं। बात करें थाइलेकॉइड की तो थाइलेकॉइड पीठिका में एकल झिल्ली युक्त थैली जैसी रचनाएं हैं। यानी अगर ये देखें, ये हरितकण है, हरितकण के अंदर ये थाइलेकॉइड हैं बहुत सारी। ये थाइलेकॉइड का, एक थाइलेकॉइड का चित्र देखें तो ये इस तरह का होता है। ये भी 2 डबल लेयर होता है, ये थाइलेकॉइड है। ऐसी थाइलेकॉइड बहुत सारी होती हैं, इनकी संख्या बताता हूँ अभी। यह सिक्कों की थप्पी की भांति रचना है। देखो सिक्कों की थप्पी के रूप में लगे हुए ये सिक्कों की थप्पी की भांति रचनाएं हैं जो एक के ऊपर एक लगी रहती हैं, इन्हें थाइलेकॉइड कहते हैं। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में 40 से 60 ग्रेना होते हैं, जैसे एक ये इस तरह से इनकी संख्या कितनी होती है, जैसे इसमें 3 दिखाई मैंने, लगभग 40 से 60 तक ऐसी संख्या पाई जाती है थप्पियों की। प्रत्येक थप्पी में प्रत्येक ग्रेना के अंदर 2 से 100 तक थाइलेकॉइड हो सकते हैं। यानी किसी में 2 भी हो सकते हैं और किसी में 100 भी हो सकते हैं। थाइलेकॉइड की झिल्ली अवकाशिका ल्यूमेन कहलाती है और क्लोरोफिल थाइलेकॉइड में आया होता है। यानी ये थाइलेकॉइड की रचना है गोल, इसके अंदर क्लोरोफिल आया होता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल जो 250 से 400 वर्णक अणुओं के रूप में क्लोरोफिल ए और बी कैरोटीन जेंथोफिल के रूप में आए होते हैं। इनके अंदर एंजाइम भी होते हैं। स्ट्रोमा में अंधकार प्रक्रिया के लिए, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण के लिए एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें डीएनए, स्ट्रोमा में छोटा द्विकुंडल वृत्ताकार नग्न डीएनए पाया जाता है, यानी कि उसके ऊपर आवरण नहीं होता। रिबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। रिबोसोम प्रोटीन संश्लेषण निर्माण में क्रिया मदद करते हैं, अर्थात ये भी उसी की तरह से अर्धस्वायत्तशायी कोशिकांग है। अर्धस्वायत्त मतलब आदि स्वतंत्र, अपना काम स्वतंत्र रूप से कर सकती है। हरितकण स्वयं निर्माणक हैं, अपना निर्माण स्वयं कर लेते हैं। इनके अंदर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम सभी पाए जाते हैं और इनका मुख्य कार्य है सूर्य प्रकाश में क्लोरोप्लास्ट की मदद से प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य ऊर्जा को ग्लूकोज जैसे रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। इसलिए इसे किचन कहते हैं, रसोई। कोशिका का रसोई घर, किचन ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है राइबोसोम। यह सबसे छोटा कोशिकांग है। रिबोन्यूक्लिक एसिड के बने एवं प्रोटीन युक्त बिना आवरण वाली रचना है। इनके ऊपर आवरण नहीं पाया जाता। स्तनधारी प्राणियों की आरबीसी के अलावा सभी कोषों में यह पाया जाता है। यूकैरियोटिक रिबोसोम 80S प्रकार के होते हैं, जिनकी संरचना 2 यूनिट से बनती है। 60S + 40S 40% रिबोसोमल आरएनए पाया जाता है। अगर प्रोकैरियोटिक रिबोसोम की बात करें तो ये 70S प्रकार के होते हैं, जिनमें 50S + 30S मिला करके 70S बनता है, जिसकी मात्रा 60% परोक्ष रूप से पाई जाती है।
अपरोक्ष रूप से आकार एवं घनत्व को व्यक्त करता है। ये आकार और घनत्व को व्यक्त करता है। ऐसा नहीं है कि 40 + 60 = 100 हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों की घनता के आधार पर इनको जोड़ करके बनाया गया है। ये स्वेड वर्ग ने इसकी अध्ययन किया था, इसलिए एस सभी नोट करते हैं। यह प्रोटीन फैक्ट्री कोशिकाओं के अंदर कोशिकाओं में पाया जाता है। जब अनेक सारे रिबोसोम आपस में मिल जाते हैं तो उसे पॉलीसोम कहते हैं। जैसे ये बहुत सारे रिबोसोम मिल गए। अकेले रिबोसोम की बात करें तो अकेले रिबोसोम की संरचना कुछ इस तरह की होती है। छोटी सब यूनिट इस तरह से नीचे लगी रहती है और बड़ी सब यूनिट इस तरह से लगी रहती है। ये दो सब यूनिट हैं, एक 40S और एक 60S। टोटल पूरा हो जाएगा ये 80S। इस तरह से ये बनी होती है। इसके बाद में हम बात करें कोशिकीय कंकाल की, तो कोशिकीय कंकाल साइटोपंजर, इसका कार्य यांत्रिक सहायता प्रदान करना, गति, कोशिका का आकार बनाए रखना। गति मतलब मोशन, जब कोशिका गमन करती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे अमीबा के अंदर देखा है, अमीबा अपने कोशिका रस के द्वारा ही पूरे शरीर को हलन चलन कर लेता है, तो वहाँ पर यांत्रिक सहायता और गति प्रदान करना और कोशिका का आकार बनाए रखने का काम कोशिकीय कंकाल करता है। इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स भी पाए जाते हैं, जो ट्यूब्यूल प्रोटीन के बने होते हैं। पादप में कोशिका भित्ति के साथ ये लगे रहते हैं और इनका कार्य है कोशिका विभाजन के दौरान तुर्क बनाना। तुर्क मतलब तंतुओं का बनाना, जो क्रोमोसोम को आगे पीछे खिसकाने का काम करते हैं कोशिका विभाजन में।